स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पार्लियामेंट। कल हमने पार्लियामेंट किया था ना, कल हमने किया था पार्लियामेंट का पार्ट 1। आज हम कर लेंगे पार्लियामेंट में पार्ट 2, ठीक है। जो बाकी आर्टिकल्स रह गए थे ना पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर, वो वाले आर्टिकल आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम करेंगे आर्टिकल 100 से लेके 123 नंबर आर्टिकल तक जो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल के साथ। सबसे जो पहला आर्टिकल आज हमने पढ़ना है वो है आर्टिकल 100, ठीक है। 100 नंबर जो आर्टिकल है ये क्या बताता है? ये बताता है वोटिंग इन हाउस में वोटिंग कैसे होगी उसके बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 100, ठीक है। और पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम, ठीक है। किसके किसके रिगार्डिंग बताता है आर्टिकल 100? वोटिंग के रिगार्डिंग बताता है कि हाउस में वोटिंग कैसे होगी, ठीक है। अब देखो ये कोरम वगैरह क्या होता है, ये मैंने थोड़ा सा कल भी बता दिया था, आप दोबारा देख लें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 100 क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है? वोटिंग इन हाउस। भी हाउस में वोटिंग कैसे होगी वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 100 क्लोज 1 में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? चेयरमैन और स्पीकर है ना, चेयरमैन और स्पीकर है, ये एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। ये हमने कल भी देखा था ना, जो चेयरमैन और स्पीकर है ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। जैसे किसी बिल को लेके वोटिंग हो रही है, तो किसी बिल को लेके वोटिंग हो रही है तो चेयरमैन और स्पीकर वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस पे। पर ये वोटिंग कब ऐसे हैं? कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। कास्टिंग वोट मतलब जैसे 50% वोट मिल गई, ठीक है। 50% लोग कह रहे हैं बिल पास होना चाहिए, 50% लोग कह रहे हैं बिल नहीं पास होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? टाई हो गया ना, टाई हो गया। तो इस टाई को ख़त्म करने के लिए स्पीकर और चेयरमैन वोट डाल सकते हैं, ठीक है। टाई को ख़त्म करने के लिए वोट डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। पर फर्स्ट इंटेंस में वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 100 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब जो 100 क्लॉज 3 है ये भी इंपॉर्टेंट है। 100 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कैरी अ प्रोसीडिंग इन हाउस। कितने मिनिमम नंबर मेंबर चाहिए ताकि हाउस में प्रोसीडिंग आगे बढ़ पाए? तो 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए हाउस में, तभी ही जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ पाएगी। इसको बोलते हैं कोरम। कोरम कितना होता है? 1/10% मेंबर्स ये प्रेजेंट होने चाहिए, तभी प्रोसीडिंग आगे बढ़ पाएगी हाउस में। अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं है तो प्रोसीडिंग नहीं होएगी हाउस में और स्पीकर उसको रद्द कर देगा, समझ गए? स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कहाँ पे होता है? राज्यसभा में। स्पीकर कहाँ पे होता है? लोकसभा में, समझ गए। 100 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है? 100 क्लॉज 4 में लिखा है अर्जन। अर्जन मतलब अगर कोरम नहीं है, कोरम नहीं प्रेजेंट हो रहा, ठीक है, 10% बंदे भी नहीं आए, ठीक है, 10% बंदे भी नहीं आए, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो सस्पेंड कर देता है मीटिंग को। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 100 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, समझ गए यहाँ तक? चलो ठीक है। अब चलते हैं हम आगे आर्टिकल नंबर 101। आर्टिकल 101 किसके लिए बारे में बताता है? वो बताता है वेकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। अगर वैकेंसी हो जाए सीट के लिए तो उसके बारे में आर्टिकल 101 बताते थे। उसमें क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कोई भी मेंबर जो है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। जो अगर पर्सन राज्यसभा का मेंबर है वो लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पर्सन लोकसभा का मेंबर है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। दोनों हाउस का एक पर्सन मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये बताया हुआ 101 में, समझ गए। अगर बाई चांस वो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, और वो राज्यसभा से भी जीत गया, ठीक है, मतलब राज्यसभा का मेंबर था वो लोकसभा से भी जीत गया, ठीक है, तो फिर क्या होगी? उसकी एक जो सीट है वो क्या हो जाएगी? और एक जो सीट है वो क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। कौन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा? पार्लियामेंट, समझ गए। नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस, एक ही हाउस का मेंबर होगा, ठीक है। नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टेट, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे पार्लियामेंट की कहाँ पे होती है? सेंटर में। स्टेट के पास क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेचर होती है स्टेट के पास, ठीक है। अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, ठीक है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बन सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर कौन होते हैं? एमएलए को बोलते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर। वो एमपी को होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर कोई एमएलए है वो एमपी नहीं बन सकता, अगर कोई एमपी है वो एमएलए नहीं बन सकता, ठीक है। अगर कोई एमएलए वो एमपी की वोट से जीत गया, ठीक, तो उसको एमएलए के पद से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है। अब चलते हम अगले जो इसका क्लॉज है वो 3। मेंबर कैन बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन एज टू 100 आर्टिकल। 102 आर्टिकल के अंदर बंदा क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाई हो सकता है। 102 आर्टिकल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। इसको हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
समझ गए यहाँ तक। ये इसको हम 100 सेकेंड में देख लेंगे थर्ड पॉइंट को अगली साइड पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर कोई भी मेंबर 60 दिन से ज़्यादा छुट्टी पे है, ठीक है, इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट परमिशन, किसी की परमिशन के बिना एब्सेंट है, तो वो मेंबर क्या हो जाएगा, उसकी सीट को क्या कर देंगे, वेकेंट कर देंगे, ठीक है। अगर 60 दिन से ज़्यादा क्या है वो एब्सेंट है पार्लियामेंट में, तो उसकी अगर उसने जैसे 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हो सकता है, पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हूँ क्योंकि मुझे ये कोई ऐसी बीमारी हो गई है, ठीक है, तो परमिशन लेके तो हो सकता है। अगर बिना परमिशन लिए वो 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो उसी सीट क्या कर देंगे, वेकेंट कर देंगे, ठीक है। ये सारे कौन से आर्टिकल में लिखा होगा, 101 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है, वो आर्टिकल 102 में दी हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दिया हुआ है 102, ठीक है, 102 1 क्लॉज ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ ई होल्ड एनी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं ना इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी काम कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो लिखा हुआ है IRS ऑफिसर लगा हुआ है, ठीक है, IRS ऑफिसर लगा हुआ है, और वो क्या बन गया, MLA बन गया, जैसे IRS ऑफिसर क्या बन गया, MLA या MP बन गया। तो जो ये IRS ऑफिसर है ना, इसको अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो MLA बन सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं इस्तीफा दे रहा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज ए MLA नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है, समझ गए चीज़। इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगला क्लॉज क्या है इसमें, 1 क्लॉज बी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड और स्टैंड सो डिक्लेयर बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अनसाउंड माइंड मतलब थोड़ा पागल हो गया, अगर वो थोड़ा पागल हो गया ना तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्या होता है, ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का एक रीज़न होता है, ठीक है। अगर अनसाउंडेड माइंड में थोड़ा पागल हो गया, ठीक है। इफ़ ही इज़ अंडर डिस्चार्ज और इंसॉल्वेंट मतलब अनडिस्चार्ज एंड इंसॉल्वेंट मतलब होता है उसका दिवालिया निकल गया मतलब लोन नहीं चुका पा रहा, ठीक है, लोन नहीं चुका पा रहा और उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, MLA नहीं बन सकता अगर उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, समझ गए ये चीज़। इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन, अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइंग बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, लॉ बनाया और लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है किसी भी MLA को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट ऐसे भी एक रूल पास कर सकते हैं भी, एक पेपर हुआ करेगा MLA बनने से पहले, MLA या MP बनने से पहले, ठीक है। अगर वो पेपर नहीं पास करे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी मैंने, समझ गए। तो पार्लियामेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। ये लिखे हुए हैं 102 के अंदर, बस आपको ये सारी थोड़ी देख लेना इसको, बस आपको 102 में यही याद करना है, डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है किसकी, मेंबर की, समझ गए यहाँ तक। और एक RPA एक्ट है, RPA एक्ट पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये कब आया था 1951 में, ये याद करना 1951 में आया था पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था अगर कोई पर्सन, अगर कोई MLA या MP जेल में है मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा जेल में रहा है, वो 2 साल से ज़्यादा जेल में है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा MLA और MP बनने से, ठीक है, अगर 2 साल से ज़्यादा जेल में है, ठीक है, समझ गए ये चीज़। चलो अब जो हमारा आर्टिकल 102 है ना, इसमें सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 2 क्या है, डिफेक्शन क्या होती है वो देखते हैं। अब पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ही सो डिस्क्वालीफाई अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या लिखी हुई है, डिफेक्शन लिखी हुई है। जो हमारा 10th शेड्यूल है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफेक्शन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं पहले हम। डिफेक्शन क्या होती है, ठीक है, 10th शेड्यूल में लिखी हुई है, ये ऐड की थी हमने 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में ऐड की थी हमने डिफेक्शन, ठीक है। अब डिफेक्शन क्या होती है वो पढ़ते हैं। डिफेक्शन का मतलब ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पार्टी, ठीक है। कोई हमने ना किसी बंदे को तो इलेक्शन में खड़ा किया, कोई बंदा था उसको हमने वोट डाल के उसको जिता दिया, वो इंडिपेंडेंट पार्टी का था। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, हमने उसको इसीलिए वोट डाली थी क्योंकि हम ना ही बीजेपी को पसंद करते हैं, ना ही कांग्रेस को, ना ही आपको, ठीक है। किसी पार्टी को हम पसंद नहीं करते, इसलिए इन्होंने किस मेंबर को जिताया था, इंडिपेंडेंट मेंबर को जिताया था। पर जो वो इंडिपेंडेंट मेंबर है ना, वो किसी पार्टी में जुड़ गया, वो बीजेपी में जाके जुड़ गया, फॉर एग्जाम्पल वो बीजेपी में जाके जुड़ गया, तो वो जो बंदा है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, अपनी जो सीट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। और भी हो सकता है जैसे नॉमिनेट मेंबर, कोई नॉमिनेट मेंबर है, ठीक है,
किसने नॉमिनेट किया, प्रेसिडेंट ने उसको नॉमिनेट किया और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर जुड़ गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में जाकर जुड़ गया आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन, ठीक है। कोई नॉमिनेट मेंबर था, ठीक है, नॉमिनेट मेंबर जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गया वो आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझ गए। नॉमिनेट मेंबर जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन, अगर 6 महीने के बाद जुड़ा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर जुड़ गया तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है, नॉमिनेट मेंबर, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अगला जो है वो है इफ़ अ वोट प्रेसिडेंट हमने देखा था ना कल, 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ठीक है। अगर उसका कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज्वाइन हुआ आफ्टर 6 मंथ के बाद, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 6 मंथ के अंदर उधर तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो डिफेक्शन लग जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी डिफेक्शन, इसके ऊपर भी डिफेक्शन। और क्या डिफेक्शन का, इफ़ ही वोट कॉन्टेनरी टू डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी, ठीक है, मैं पार्टी के विरुद्ध जाके वो वोट कर रहा है, उसको बोलते हैं विप, ठीक है, विप भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, विप बोलते हैं। अब विप क्या होती है, देखो कोई बिल आया था, ठीक है, कोई बिल आया था, पार्टी ने कहा था इसको क्या करना है, हमने पास करना है, सबने इसको यस में क्या करना है, वोट करनी है, सबने किस में वोट करनी है, यस में वोट करनी है। पर कोई पार्टी का एक ऐसा बंदा था, वो क्या कह रहा है, इसको नो में वोट कर दी उसने इसको क्या कर दिया वोट भी, हम ये बिल को पास नहीं करना चाहते, तो इसके विरुद्ध पार्टी अगर क्या इशू कर देगी, विप इशू कर देगी और इसके ऊपर क्या लग जाएगी, डिफेक्शन लग जाएगी और ये पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझ गए। इफ़ ही किसके विरुद्ध, अपनी पार्टी के विरुद्ध क्या जा रहा है, वो अपनी पार्टी के जैसे पार्टी कह रही है वैसे काम नहीं कर रहा, तो उसके विरुद्ध क्या इशू हो जाती है, विप इशू हो जाती है। विप समझ के क्या होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं विप। तो इस पर भी डिफेक्शन लग जाएगी और पार्टी क्या कर देगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी, पार्टी नहीं मतलब पार्लियामेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी, ठीक है। अगर अगला क्या है, इफ़ अ मेंबर वॉलेंटरी गिव अप दिस मेंबरशिप, वॉलेंटरी मतलब उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, ठीक है, ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट ही हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है, क्या किया उसने, जैसे बीजेपी से वो जीत गया, ठीक है, बीजेपी से जीत गया, बीजेपी की उसने क्या छोड़ दी, टिकट छोड़ के कांग्रेस में जुड़ गया, कांग्रेस में चले गए, ठीक है, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चला गया, तो भी इसकी जो सीट है वो खत्म हो जाएगी और डिफेक्शन लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक। ये होता है डिफेक्शन के क्या हैं ये सारे प्रावधान, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है हमारा। और ये डिफेक्शन डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा बताता है भी ये डिफेक्शन है कि नहीं, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा फाइनल डिसीजन देते हैं। ये कब जुड़ा था हमारे डिफेक्शन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जुड़ा था, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक क्या है एक्सपेक्शन, इसमें एक कैच है, क्या कैच है, एक्सपेक्शन है, इसमें एक कैच क्या है, अगर 2/3 मेंबर लीव, अगर 2/3 मेंबर लीव कर जाएं, पूरी पार्टी के 2/3 मेंबर लीव करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर जाएं, तो इस पर डिफेक्शन नहीं लगेगा। 2/3 बंदे अगर लीव कर जाए, 2/3, ठीक है, तो डिफेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, तो डिफेक्शन नहीं लगेगा अगर 2/3 बंदे लीव करके किसी पार्टी को ज्वाइन कर जाएं, समझ के। और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जोड़ा था, डिस्क्वालीफाइज ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इससे जो अगर 2/3 मेंबर लीव करके ज्वाइन करते तो इसमें डिफेक्शन नहीं लगेगा, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा था, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और जो भी डिफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन भी डिस्क्वालीफाइड मेंबर होएगा कि नहीं, इसका डिसीजन किसके ऊपर बेस होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर, राज्यसभा का कौन होता है, चेयरमैन, इनके ऊपर ही होता है, यही डिसाइड करते हैं भी जो बंदा डिस्क्वालीफाई होएगा कि नहीं होएगा, समझ गए यहाँ तक, प्रेसाइडिंग ऑफिसर पे होता है, ठीक है, समझ गए। चलो अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट आर्टिकल है 103। आर्टिकल 103 में क्या लिखा हुआ है, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, डिसीजन कौन लेगा, मेंबर डिस्क्वालीफाई होएगा कि नहीं, तो ये कौन लेगा, ये भी मैंने बता दिया। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द मेंबर हैज़ सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, ठीक है, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो फाइनल होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग तो प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, समझ गए यहाँ तक।
बिफोर गिविंग एनी डिसीजन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन ओपिनियन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। जो प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेगा? इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेगा किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने से पहले। किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने से पहले प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेगा? इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेगा। ठीक है, समझ गए? ये हम 103 में लिखा हुआ है डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं हम आर्टिकल 104 में। आर्टिकल 104 में क्या लिखा हुआ है? प्लेंटी फॉर सीटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ किस में? आर्टिकल 104 में। यहाँ पे इसमें प्लेंटी लिखी हुई है। ठीक है, प्लेंटी फॉर सीटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन। अगर हमने ओथ नहीं ली, ठीक है, ओथ नहीं ली, हमने शपथ नहीं ली और उससे पहले क्या कर दिया? हमने वोटिंग कर दी, तो हमारे पे प्लेंटी लगती है हर दिन। कितने की प्लेंटी लगती है? बिना ओथ के अगर हम पार्लियामेंट में बैठ जाए तो हमारे हर दिन 500 रुपये की क्या लगती है? प्लेंटी लगती है। हर दिन कितने की प्लेंटी लगती है? 500 रुपये की प्लेंटी लगती है। इसमें भी एक्सपेक्शन है। क्या है एक्सपेक्शन है इसमें? नोट टू प्रेसिडेंट पे नहीं लगती। ठीक है, ये प्लेंटी प्रेसिडेंट बिना ओथ दे भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता ना, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। जो प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम नहीं चला सकते। ठीक है, तो 500 की प्लेंटी लगेगी किसके ऊपर? कोई मेंबर बिना ओथ लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो किस चीज़ की प्लेंटी लगेगी? हर दिन 500 रुपये की प्लेंटी। ये 104 में लिखा हुआ है। और अगला आर्टिकल है 105। आर्टिकल 105 में क्या लिखा हुआ? पावर प्रिविलेजेस। पावर और प्रिविलेजेस लिखी हुई है किसकी? पावर ऑफ प्रिविलेजेस लिखी हुई है पार्लियामेंट की। ठीक है, जो पार्लियामेंट में ना कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई गाली भी दे सकता है, कोई भी फुली फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, कोई गाली भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। और जो पार्लियामेंट में कोई कुछ भी बोल सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, मेंबर भी इसने मुझे गाली दे दी पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी कोई भी गंदी कोई भी बात कर सकता है, इनके पास पूरी फ्रीडम होती है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आर ऑल्सो एक्सटेंड टू दोज एंटाइटल टू स्पीक इन पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल भी इसके लिए क्या होता है? एंटाइटल होता है। अटॉर्नी जनरल भी कुछ ही बोल सकता है पार्लियामेंट के अंदर जाके। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, फ्रीडम तो होती है इनके, पूरा कुछ ही बोल सकते हैं, पर अगर जो उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है, वो इनको दंड दे सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर ये कह सकता है भी आप 1 महीने तक अब पार्लियामेंट नहीं आ सकते, आपको सस्पेंड किया गया, या ऐसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं जब तक ये प्रोसीडिंग ख़त्म नहीं होती तब तक आप पार्लियामेंट नहीं आ सकते। ठीक है, तो सिर्फ ये किसके पास पावर होती है पनिश करने की? पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास होती है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इनको कुछ नहीं कह सकता। नो एमपी शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। ठीक है, कोई भी कोर्ट में इन पर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती फ्रीडम ऑफ राइट को लेके। वट एव एनी सेड। ठीक है, कुछ भी जो बोल सकते हैं। समझ गए? इन पार्लियामेंट कुछ ही बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, और जो एमपी है ना, इनको अरेस्ट नहीं कर सकते सिविल प्रोसीडिंग में। सिविल प्रोसीडिंग में जो एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, सिविल में नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। अगर जैसे सेशन चल रहा है, सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक हम किसी भी एमपी को सिविल प्रोसीडिंग में जेल में नहीं डाल सकते, पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डाल सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग में नहीं डाल सकते। समझ गए? सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं चल सकती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 106 बताता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर। सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में कौन सा आर्टिकल है? 106। ये कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम। समझिए, अगला आर्टिकल है 107। 107 किसके बारे में? प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल। ठीक है, प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल, ये कौन सा आर्टिकल है? 107। अब देखो बी आर्टिकल किस टाइप का है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 107। अब देखो जो बिल होते हैं ना, बिल 3-4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक होता है फाइनेंशियल बिल, एक होता है मनी बिल। ये सारे 3-4 तरह के बिल ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? आर्टिकल 107 के अंदर लिखे हुए हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। देखो, इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे, पर यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ना, पब्लिक मेंबर बिल, ये पब्लिक मेंबर जो ऑर्डिनरी बिल होता है, इसमें भी 2 तरह के आगे बिल होते हैं। एक तो पब्लिक मेंबर मतलब जिनको हमने वोट डाल के मेंबर बनाए, वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक वीक का उसको प्रायर नोटिस देना पड़ता है किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डिनरी बिल में। और प्राइवेट बिल मतलब जो प्राइवेट मेंबर। ठीक है, प्राइवेट मेंबर, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, बिना मिनिस्टर के अगर कोई भी
बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, मिनिस्टर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, ऑपोजिशन की पार्टी कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो उसको एक महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा अगर बिल इंट्रोड्यूस करना है, किसमें, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, 1 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए। एक पब्लिक मेंबर बिल होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होता। प्राइवेट मेंबर बिल का इंट्रोड्यूस होने का मतलब ये होता है कि वो है सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, ऑपोजिशन पार्टी को बिल बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल बहुत रेयरली इंट्रोड्यूस होता है। पब्लिक मेंबर बिल ही इंट्रोड्यूस होता था। पब्लिक मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका 1 महीने पहले क्या देना पड़ता है, प्रायर नोटिस देना पड़ता है, और प्राइवेट बिल को 1 महीने पहले और इसको 1 हफ्ता पहले। समझ गए ये चीज़, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके सारे बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लैप्सिंग ऑफ बिल, चलो पहले यही देखते हैं। लैप्सिंग बिल लैप्स कब होता है, ठीक है। लैप्स विल नॉट लैप्स ड्यू टू प्रोपोगेशन और एडजॉर्नमेंट, विल ओनली लैप्स इन केस ऑफ, ठीक है। अगर हमने एक बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस कर लिया और वो प्रोगेशन होगी, किसकी प्रोगेशन होगी, सेशन की प्रोगेट कर दिया किसने, प्रिसाइडिंग होगी। प्रोगेट मतलब सेशन को ख़त्म कर दिया, तो ये बिल है ना, ये ख़त्म नहीं होएगा, ये बिल ख़त्म नहीं होएगा। बिल लैप्स कब होएगा, ओनली व्हेन, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। लोकसभा डिसॉल्व होगी तो ये बिल जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा। लोकसभा डिसॉल्व कब होती है, 5 साल बाद होती है। 5 साल पहले भी हो सकती है, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए इनके खिलाफ। पर अगर 5 साल के अंदर अंदर क्या होगी, सरकार डिसॉल्व होगी ना, 5 साल बाद सरकार डिसॉल्व हो जाती है, नई सरकार आती है, तो ये बिल होता है वो क्या होता है, लैप्स हो जाता है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब बिल पास कैसे होता है, बिल पास होता है सबसे पहले लोकसभा में आता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकते हैं। हम मान लेते हैं सबसे पहले लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, फिर लोकसभा के बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उसको साइन करके पास कर देगा। समझ गए, प्रेसिडेंट उसको साइन करके कर देगा, पास कर देगा, ठीक है। ये होता है बिल की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 108। इसमें क्या बताया हुआ है, आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग बताई हुई है बोथ द हाउसेस, ठीक है। कई बार क्या होती है, 2 हाउसेस के बीच में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में क्या हो जाता है, वो किसी भी नतीजे पे नहीं निकल पाते। वो कहता है ये गलत बिल है, ये कहता है ये गलत बिल है, ठीक है। ऐसे करके इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो जॉइंट सीटिंग बैठाता है कौन, प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बैठाता है। जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज कौन बैठाता है, प्रेसिडेंट बैठाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। इफ़ अ बिल पासिस बाय एनी वन ऑफ द हाउस बट रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, अगला एक हाउस ने उसको पास कर दिया पर दूसरे हाउस ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, हैज़ इलेप्स्ड द डेट ऑफ बिल इंट्रोड्यूस। और ऐसे जो डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करने की क्या बैठती है, जॉइंट सीटिंग बैठती है बोथ हाउस की। प्रेसिडेंट बुलाता है इनको, ठीक है, प्रेसिडेंट समन करता है इसी जॉइंट सीटिंग को। समझ गए जी, जो जॉइंट सीटिंग बैठती है ना, तो इसका वो कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन नहीं होता, स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, ठीक है, ये भी याद कर लें। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है, जॉइंट सीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे, अब देखते हैं एक एक करके बिल। सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होते हैं, ठीक है, पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। हम पहले देखते हैं राज्यसभा में, पहले देखते हैं लोकसभा में। लोकसभा ने इसको पास कर दिया, फिर उसने उसे किसको दिया, राज्यसभा को दिया। राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया और अप्रूव करके कहाँ पे भेज दिया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और साइन करके पास कर दिया। पर जरूरी तो नहीं है राज्यसभा को बिल अच्छा ही लगा। राज्यसभा ने क्या 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 कर सकता है, राज्यसभा डिड सम अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट की उसने भी, ये चीज़ें ठीक नहीं है, और लोकसभा को वापस कर दिया, अब लोकसभा के पास क्या क्या चीज़ें हैं, लोकसभा रिजेक्ट कर सकता है और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा तो जैसे कुछ अमेंडमेंट करके लोकसभा को देख सकते हैं भाई ये चीज़ आप इसको सही करो। जब राज्यसभा क्या कर सकता है, इसको बिल को ही रिजेक्ट कर सकता है, भाई ये बिल बिल्कुल सही नहीं है। क्या कर सकते हैं राज्यसभा, बिल सेंड टू राज्यसभा, देन लोकसभा रिफ्यूज़ टू अमेंड, ठीक है। ये चार पांच चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता लगी, पास कर दिया राज्यसभा ने और पास करके कर दिया, ये तो ईजी है, ठीक है, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई। दूसरे में क्या है, उसने क्या किया, इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, इसको आप सुधार के फिर पास कर दो, ठीक है, ये किया। तीसरे में क्या है, राज्यसभा ने उसको बिल को ही क्या कर दिया, खारिज कर दिया, ये बिल ठीक नहीं है, ठीक है।
और चौथे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट लिखी थी ना भी ये चीज़ सही कर दो, लोकसभा ने वो अमेंडमेंट रिफ्यूज़ कर दी मानने के लिए, लोकसभा ने वो रिफ्यूज़ कर दी मानने के लिए, समझ गए। ये चार चीज़। एक चीज़ और कर सकता है जो लोकसभा क्या कर सकता है, लोकसभा सेंड टू राज्यसभा, और राज्यसभा क्या करता है, और उसमें कोई एक्शन लेता 6 महीने तक, कोई एक्शन नहीं लेता 6 महीने तक, कोई एक्शन नहीं लेता राज्यसभा, तो वो बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। अगर कोई भी राज्यसभा है उस पर बिल क्या ना ले, एक्शन ना ले 6 महीने तक, तो वो बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें कर सकते हैं ऑर्डनरी बिल के अंदर, समझ गए जी। ठीक है, ये 3 केसेस है ना, इसमें ना इन 3 केसेस में क्या बनता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाए, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, और इन 3 केसेस में क्या बनता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अभी आपस में लड़ाई हो रही है, लोकसभा रिजेक्ट कर, कभी राज्यसभा रिजेक्ट कर रहा है, कभी लोकसभा, ठीक है, कभी 6 महीने, तो इसमें ज्वाइंट मीटिंग बैठा सकता है कौन, ज्वाइंट सीटिंग बैठा सकता है कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कॉल फॉर ज्वाइंट सीटिंग, भी इकट्ठे बैठो, क्या दिक्कत आई है देखो, इकट्ठे बैठ के, ठीक है, रिजॉल्व थ्रू सिंपल मेजोरिटी रूल लोकसभा। ठीक है, तो इस पर ज्वाइंट सीटिंग बैठा सकते हैं ये 3 केसेस में, समझ गए, कौन, प्रेसिडेंट। आज तक ज्वाइंट सीटिंग कितनी बार बैठी है इंडिया में, सिर्फ 3 बार बैठी है। ठीक है, सबसे पहले बिल कब बैठी है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल आया था 1960 में, सबसे पहले बैठी थी तब, क्या बैठी थी, ज्वाइंट सीटिंग बैठी थी, क्योंकि यहाँ पे भी डेडलॉक हो गया था। बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल आया था 1977 में, उस पर ही बैठी थी ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, एक बार बैठी थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल आया था 2002 में, इस वजह 3 बार बैठी थी ज्वाइंट मीटिंग। ठीक है, आज तक हिस्ट्री में। ठीक है, ये 3 बार 1960, 1977 और 2002 में। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये जॉइंट सीटिंग की जो प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। जॉइंट सीटिंग की प्रोविज़न कहाँ से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, समझ गए, जॉइंट सीटिंग की जो प्रोविज़न है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लगाई है, कहाँ पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो चेयरमैन है ना राज्यसभा का, ये कभी भी परसाइड नहीं करता जॉइंट सीटिंग को, क्यों, बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, क्योंकि ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, समझ गए चीज़। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्पीकर होता है, चेयरमैन कभी नहीं होता। ठीक है, अगर स्पीकर एब्सेंट होता तो डिप्टी स्पीकर होता, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट होता तो डिप्टी चेयरमैन आ जाता है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन क्या आ जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 पे क्या लिखा है, स्पेशल प्रोसीजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। ठीक है, नो डेडलॉक पॉसिबल। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा मनी बिल, मनी बिल के बारे में 109 में लिखा हो। ठीक है, जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल ये सिर्फ कहाँ पे ओरिजिन होता है, लोकसभा में ओरिजिन होता है। ठीक है, लोकसभा में ओरिजिन होता है। देखो मनी बिल कहाँ पे मनी बिल थोड़ा स्पेशल बिल होता है, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये 109 में लिखा होगा स्पेशल प्रोसीजर किसके बारे में, मनी बिल के बारे में। मनी बिल को सबसे पहले प्रोसीजर क्या लिखा होगा, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा ना, राज्यसभा में नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, और उसको राज्यसभा को जो 14 दिन के अंदर अंदर साइन करके आगे भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वापस नहीं दे सकता, वापस दे सकता है लोकसभा को। ठीक है, एक बार ही वापस दे सकता है, सिर्फ एक बार ही वापस दे सकता है लोकसभा को, बार बार नहीं दे सकता। ठीक है, और फिर लोकसभा दोबारा राज्यसभा को दे देगा, और राज्यसभा को अगली बार उसको पास करके आगे भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा जो मनी बिल है कहाँ पे पास होता है, हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और फिर राज्यसभा के पास जाता है, और 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को इसको साइन करके आगे भेजना पड़ता है। ठीक है, समझ गए चीज़, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और कैन नॉट अमेंड मनी बिल, और इसको अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता, पर कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है भी, इसमें ये आप रिकमेंड कर सकता है भी लोकसभा को भी, ये रिकमेंडेशन है, अब इसको इसमें ये दो तीन चीज़ें सही कर लो। ठीक है, अब वो लोकसभा की मर्जी है, वो सही कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है, और मनी बिल के रिगार्डिंग कोई क्या नहीं होती, जॉइंट सीटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो राज्यसभा को तो उसको पास करके ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर वो पास नहीं किया, उनके पास ऐसे ही पड़ा रहा, ऐसे ही पड़ा रहा, तो वो ये मान लेंगे ये पास है, और बिना बिना इनके पूछे वो आगे भेज देंगे। ठीक है, ये होती है मनी बिल के पास स्पेशल प्रोविजंस, इसमें कोई डेडलॉक पॉसिबल नहीं होता, समझ गए जी। अब देखते हैं मनी बिल के बारे में सारे आर्टिकल्स, 110 नंबर आर्टिकल से स्टार्ट हो जाते हैं मनी बिल के आर्टिकल। ठीक है, अब 110 नंबर में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है किसके बारे में, मनी बिल के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, 110 नंबर आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। और ये स्पीकर है ना, स्पीकर
स्पीकर ऑफ लोकसभा ये डिसाइड करता है ये बिल जो है मनी बिल है कि नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है, ठीक है। समझ गए ये चीज़, समझ गया ना ये चीज़। चलो आगे देखो, द इम्पोजिशन एंड अबॉलिशन एंड रिमिशन अल्टरनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये मनी बिल के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी टैक्स के रिलेटिंग अगर बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके अंदर आता है? मनी बिल के अंदर आता है। बोरोइंग ऑफ मनी जो कर रहे हैं वो भी किसके अंदर आता है? मनी बिल के अंदर आता है। कुछ भी हम कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। जब बजट वाला पढ़ेंगे ना उसके अंदर देखेंगे कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई पैसा निकाल रहा है बंदा और कॉन्टीजेंसी फंड से कोई पैसा निकाल रहा है, ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आता है? मनी बिल के अंदर आता है। कंसोलिडेटेड फंड के रिलेटेड कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी किसके अंदर आएगा? मनी बिल के अंदर आएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के इंट्रोड्यूस के लिए, समझ गए सर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं? मनी बिल के अंदर आती हैं। कुछ भी पैसे से रिलेटेड होता है वो सारी कहाँ पे आते हैं? मनी बिल के अंडर आती हैं, समझिए। द रिसिप्ट ऑफ मनी और अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड के बारे में जो भी है वो किसके अंदर आता है? हमारा मनी मिल के अंदर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेट, बस आपको ये याद करना है 110 नंबर आर्टिकल किसके लिए? डेफिनेशन ऑफ मनी मिल के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेना पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए यहाँ तक। अब देखो जो बिल है वो मनी बिल कब नहीं इंट्रोड्यूस होएगा, कि तब कब नहीं इंट्रोड्यूस होगा? फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन, ठीक है। अगर हमने किसी बंदे पे फाइन लगाना है, ठीक है, किसी बंदे पे अगर हमने फाइन लगाना है वो मनी बिल के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। किसी ने बिल इंट्रोड्यूस करना है भी, हमने एक नया परवान लाना है भी, ये बिल है इसमें हमने फ़ाइन लगाने हैं बंदों पे, ठीक है। जो फ़ाइन वाला बिल है ये किस में अंडर नहीं आएगा? मनी बिल के अंडर नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। और प्लेंटिस किसके अंदर? ये फाइन और प्लेंटिस किसके अंदर नहीं आती? मनी बिल के अंदर नहीं आती, समझ गए। फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस ऑफ लाइसेंस, ठीक है, फीस ऑफ लाइसेंस ऑफ फीस ऑफ सर्विस, ये भी मनी बिल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए जी। ये सारी चीज़ें मनी बिल के अंदर नहीं आती। जो भी प्लेंटी लगा रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं फाइन लगा रहे हैं मनी बिल के अंदर नहीं आता। बाय रीज़न दैट इट प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ रिमिशन अल्टरेशन टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और फॉर पर्पस। जो टैक्स के रिगार्डिंग जो बिल बनाएंगे वो मनी बिल के अंडर आएगा, पर जो प्लेंटी और फाइन वाला बिल है वो मनी बिल के अंदर नहीं आएगा, समझ गए। ये है डेफिनेशन किसकी? मनी बिल की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 क्या होता है? ये होता है हमारा आर्टिकल 111 एसेट टू बिल, ठीक है। बिल को एसेट कौन देता होता है? देखो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, राज्यसभा के बाद कहाँ पे जाता है वो? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के बिल पास बाय पार्लियामेंट किसके पास जाता है वो? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास 111 में क्या प्रोविजन दी हुई है एसेट देने के लिए उसको बिल को? या तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर देगा? गिव हिज एसेट, उसने साइन करके क्या कर दिया? पास कर दिया बिल। या वो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? बिल को वापस भेज देगा, बिल को वापस भेज देगा प्रेसिडेंट, और उसको कहेगा इसमें थोड़ी रिकमेंडेशन क्या करो, रिकन्सिडरेशन करो भी, इसमें क्या है थोड़ी गलतियाँ हैं, ठीक है, इसको सुधार के लाओ। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ही हैज़ टू साइन द रिकन्सिडरेशन बिल बाय द पार्लियामेंट। अगर रिकन्सिडरेशन बिल उन्होंने रिकन्सिडर कर दिया, ठीक है, जो इन्होंने कहा था भी ये इसमें सही कर दो, और उन्होंने सही करके दोबारा भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर्स, ठीक है, बिल को करने के लिए। जो मनी बिल है उसको रिटर्न बैक नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, जो मनी बिल है उसको रिटर्न बैक नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो मनी बिल है ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पर जो मनी बिल है ना, इसको मनी बिल कौन कहता है? स्पीकर कहता होता है। जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस कौन करता होता है एज अ मनी बिल? प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस करता होता है। इसलिए जो मनी बिल का वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं, समझ गए यहाँ तक। अब जो प्रेसिडेंट है उसके बाद वीटो पावर्स होती हैं, ठीक है, बिल को लेके उसके बाद वीटो पावर्स होती हैं। अब कौन कौन सी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? एक सबसे पहली जो पावर होती है वो होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर मतलब बिल को रिजेक्ट कर दिया उसने। प्रेसिडेंट के पास बिल को लेके क्या चाहिए? 4 पावर्स होती हैं। देखो सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर मतलब बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बिल को रिजेक्ट कर दिया भी, ये बिल सही नहीं है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर, ठीक है। अगला है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन में तो मतलब बिल को क्या कर दिया उसने? रिटर्न कर दिया, बिल को प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया हाउस को भी, इसमें क्या करो थोड़ी अल्ट्रेशन करो, और जब अल्ट्रेशन करके बिल दोबारा वापस आता तो प्रेसिडेंट को उसको साइन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। एक होती है पॉकेट विकेट। पॉकेट में मतलब प्रेसिडेंट ने जो बिल है वो अपने पॉकेट में डाल के रख लिया और भूल गया, ठीक है, कोई इस पर क्या नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, अपने पॉकेट में ही डाल के रख लिया। तो ये पॉकेट वीटो है, सिर्फ एक बार यूज़ हुआ था अभी तक हमारा पॉकेट वीटो,
सिर्फ ज्ञानी जैल सिंह जी थे ना जो हमारे प्रेसिडेंट, ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने एक बार एक बार ही यूज़ किया था बस पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब उन्होंने बिल अपनी जेब में डाल के रख लिया था और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग एक बिल आया था, तो उन्होंने वो बिल अपनी जेब में डाल के रख दिया था, उस पर कोई भी एक्शन ले लिया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। एक होती है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का मतलब होता है नॉट अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट, ओनली टू यूएस, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है। ठीक है, जो पॉकेट वीटो है ना, हमारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर जो अगर यूएसए में देखें ना, यूएसए में, तो यूएसए में टाइम लिमिट होती है। अभी आपको इस इतने टाइम के अंदर अंदर बताना पड़ेगा भी आपका बिल कहाँ गया, ठीक है। यूएसए में टाइम लिमिट होती है, पर इंडिया में टाइम लिमिट नहीं होती, समझ गए। किस पे? पॉकेट वीटो पे, समझ गए यहाँ तक। चलो आगे देखो, नो वीटो कैन बी यूज इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट के लिए रिगार्डिंग कोई बिल लेके आ रहे हैं ना, तो उस पर कोई वीटो नहीं लगा सकता प्रेसिडेंट, कोई वीटो उस पर नहीं लगा सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अगर हम बिल लेके आ रहे हैं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा था हमने? 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने ये जोड़ा था, आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 होता है अमेंडमेंट के लिए, और इसमें हमने 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक चीज़ जोड़ी थी। वो क्या थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना, उस पर प्रेसिडेंट इनमें से कोई भी वीटो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और मनी बिल में भी कोई वीटो यूज़ नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी नहीं कर सकता और मनी बिल में भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनी बिल ही प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से उसको रिकमेंडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से पे ही लेके आते हैं, ठीक है। इसलिए इस पर कोई भी वीटो प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकता मनी बिल पे, समझ गए यहाँ तक। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे क्यों नहीं कर सकता? 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये कह दिया था भी इस पर कोई भी पॉकेट वीटो, कोई वीटो प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकता। किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे, समझ गए। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 112, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 112। आर्टिकल नंबर 112 क्या है? आर्टिकल 112 है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमारा आर्टिकल 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। जो बजट वर्ड है ना, ये द टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड हमारे मेंशन नहीं है, ठीक है। पर क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? 112 नंबर आर्टिकल में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है हमने हर साल, ठीक है। सरकार ने हर साल क्या देनी है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है, जिसमें क्या लिखा होगा कि सरकार अपने जो पैसे मिलेंगे टैक्स से वो कैसे और कहाँ यूज़ करेगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट शैल कॉज टू लेट बिफोर बोथ हाउस। और जो प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोनों हाउस के आगे रखता है, ठीक है। लोकसभा के आगे भी, राज्यसभा के आगे भी, ठीक है। जो बजट है उसको लोकसभा के आगे भी रखता है और राज्यसभा के आगे भी रखता है। कौन रखता है? प्रेसिडेंट रखता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये छोड़ दो, बस इसमें यही लिखा होता है भाई एस्टिमेट कितनी रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी कितना खर्चा करेगी सरकार और पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ पे लिखा होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसको हम बजट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी शोड इन 2 टाइप्स। देखो जो एनुअल यहाँ पे आ गया, देखो 2 तरह के हमारे फंड होते हैं, ठीक है। एक तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक चार्ज फ्रॉम ऑन कंसोलिडेटेड फंड, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ए मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक मिनट, इसमें कंटेंजेनियस फंड होता है एक। अच्छा, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी शोन इन 2 टाइप्स। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर है दो तरह के होते हैं। एक, ठीक है, देखो एक तो होता है चेंज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो जो चार्ज होते हैं ना कंसोलिडेटेड, इस पर कोई वोट नहीं डलती, ठीक है। क्यों नहीं वोट डलती? क्योंकि इससे ही सैलरी निकलती है, जो इससे सैलरी निकलती है किस की? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 2 टाइप्स के होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, एक मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है इस पर कोई वोटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इससे सैलरी ड्रॉ होती है किसकी? प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जज और जो भी सेकेंड शेड्यूल में हमने पढ़े थे ना, उन सब की सैलरी कहाँ से ड्रॉ होती है? कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ होती हैं। इसलिए इन पर कोई वोटिंग नहीं होती, ठीक है। क्योंकि इनको सैलरी तो हर महीने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो वोटेबल होते हैं सिर्फ लोकसभा में, उसको क्या बोलते हैं? मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, समझ गए यहाँ तक। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। राज्यसभा है नो पावर टू वोट ऑन बजट। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती
बजट पे वोट करने के लिए। समझ गए ये चीज़ भी? किसके पास पावर होती है बजट पे वोट करने के लिए? सिर्फ लोकसभा के पास। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 112 जो किसके बारे में था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। बजट जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 किसके बारे में बताते हैं? ये बताता है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन भी कितना खर्चा होगा वो कौन बताता है? आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? वोटिंग इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली इन लोकसभा। आर्टिकल 113 के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो कंसोलिडेटेड फंड पे वोट होगी वो कहाँ पे होगी? सिर्फ लोकसभा में होगी। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में होगी। नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड। कोई भी ग्रांट के लिए नो डिमांड फॉर ग्रांट, कोई भी ग्रांट के लिए डिमांड नहीं कर सकता एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वोटिंग, फिर उस पर क्या होगी? वोटिंग होगी। अगर कोई भी ग्रांट किसी ने लेनी है तो फिर उसके बाद उसको ग्रांट हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो वोटिंग कहाँ पे होती है? सिर्फ लोकसभा में होती है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है। बस आपको यही चीज़ याद करनी है। और अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी ग्रांट लेनी है तो आपको किससे रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी, फिर आपको ग्रांट मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 किसके बारे में है? एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। एप्रोप्रिएशन बिल मतलब डिमांड फॉर ग्रांट। एप्रोप्रिएशन डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, नो वोटिंग इज अलाउड इन एप्रोप्रिएशन बिल। कोई वोटिंग अलाउड नहीं होती किसमें? एप्रोप्रिएशन बिल में। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट, जिसमें ग्रांट की डिमांड करते हैं। ठीक है, विदाउट पासिंग दिस बिल द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक आउट मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, देखो अगर हमको जो क्या किया है, सरकार ने एक बजट पेश कर दिया। ठीक है, ये बजट पेश करके हमको इतने पैसे चाहिए, ये हम काम करेंगे। ठीक है, और उसमें से अगर आपको पैसे निकालने हैं ना, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो हमारे सारे पैसे होते हैं ना, जो सरकार के पैसे होते हैं जो पूरे बजट के, वो किस में होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड में होते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड से हमको पैसे बाहर निकालने होते हैं। ठीक है, ताकि हम सरकार अब खर्चा कर पाए। ठीक है, स्कीमों वगैरह पे। तो जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे कैसे बाहर निकलेंगे? वोटिंग होती है इसमें क्या होती है? वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड से क्या निकलेंगे? पैसे बाहर निकलेंगे। नो वोटिंग इज अलाउड इन। ठीक है, वोटिंग के बाद ही कहाँ से पैसे बाहर निकलेंगे? कंसोलिडेटेड फंड से बाहर निकलेंगे पैसे। ठीक है, अब जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, इसमें ये किसके रिगार्डिंग है? डिमांड फॉर ग्रांट के डिमांड के लिए। तो इसमें वोटिंग नहीं होती एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर कोई वोटिंग नहीं होती, सीधा हम पैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कई जो हमारे काम होते हैं ना, जैसे बजट पेश कर दिया सरकार ने, एक बजट पेश कर दिया सरकार ने। ठीक है, अब कोई काम ऐसे भी हैं जो बिना वोटिंग के करने पड़ेंगे भी, उसके लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब जब बजट होता है ना, बजट का जो सेशन होता है 3 महीने के अंदर अंदर क्या होता है? 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम 3 महीने के अंदर अंदर क्या होता है? उसमें डिस्कशंस वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये 3 महीने तक अब कई काम ऐसे तो नहीं है रुक ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ पैसे तो उनको चाहिए ना, वो काम करने के लिए। जैसे सैलरीज हो गई, सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। और जैसे हमारे सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने के लिए हर महीने पैसा चाहिए। अब बजट तो हमने पास कर दिया, 3 महीने तक तो उस पर वोट ही नहीं हुई, 3 महीने के बाद वोट हुई। अब जो सरकारी बंदे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तो सैलरी चाहिए ही चाहिए पर हर महीने। तो इनके लिए क्या पास होता है? इनके लिए पास होता है एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। भी ग्रांट चाहिए हमको। ग्रांट क्यों चाहिए? क्योंकि हमको कुछ काम ऐसे हैं जो हम रोक नहीं सकते। ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं रोक नहीं सकते। ठीक है, तो डिमांड फॉर ग्रांट इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। इस पर कोई वोटिंग नहीं होती, इसीलिए। समझ गए? जो ये ऐसे काम होते हैं जिन एप्रोप्रिएशन बिल वो बिल होते हैं जिनके बिना देश आगे नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, उनकी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी उनको। ठीक है, समझ गए ना थोड़ा? ठीक है, अब देखो, अब वोटिंग के दौरान जो पार्लियामेंट्रीज मतलब जो एमपीस हैं, वो कैन पास कट मोशन पास करते हैं। अब कट मोशन मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को। अब 3 तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है पॉलिसी कट मतलब सरकार ने मांगे थे 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपया मांगा था किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, पर पार्लियामेंट्री को उनको अच्छा नहीं लगा भी ये बिल्कुल अच्छे पैसे नहीं लगा रहे। तो पार्लियामेंट्री कितना रिड्यूस कर दिया? उसको 1 रुपये पे रिड्यूस कर दिया। मतलब 1 रुपये पे रिड्यूस कर दिया भी, आपको सिर्फ 1 रुपया ही मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, 1000 करोड़ नहीं मिलेगा।
मतलब उनकी एक तरह की बेइज्जती कर दी, ये जो आप स्कीम लेके आए बिल्कुल ख़राब है, इसलिए उसको कितने पे रिड्यूस कर दिया, 1 रुपये पे रिड्यूस कर दिया है। इसको बोलते हैं पॉलिसी कट, जिसको रिड्यूस कहाँ तक कर देते हैं, 1 रुपये तक कर देते हैं, ठीक है। सेकंड रिजेक्ट कैसे करते हैं, टोकन कट। तो टोकन कट मतलब रिड्यूस टू 100, ठीक है, 100 रुपये तक उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। टोकन कट में कहाँ तक रिड्यूस कर दिया, 100 रुपये तक। एक होता है इकोनॉमिक कट, इकोनॉमिक कट मतलब 1000 करोड़ मांगा था, चलो उन्होंने कहा ठीक है पर इतने पैसे नहीं देंगे, 700 करोड़ पे ठीक कर देते हैं हम, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट, रिड्यूस टू अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। समझ गए जी, ये 3 तरह के कट लगा सकते हैं ऑपोजिशन वाले, ठीक है। पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमिक कट। 1 रुपये में तो बिल्कुल ही बेइज्जती करी, 100 रुपये में कहा चलो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, इसमें आप थोड़ी और क्या करो, थोड़ी और सुधार लाओ, फिर हम देखते हैं इसको पास करना है कि नहीं। और एक जो तीसरा कट होता है वो कहता है ये ठीक है पर पैसे ज़्यादा ले रहे हो, अब पैसे हम आपको 700 करोड़ ही देंगे, आपने 1000 करोड़ मांगा, ठीक है। ये 3 तरह के कट्स होते हैं, समझ गए। चलो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 115। 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट, ठीक है। सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 115 में लिखा हुआ है। भी हमको थोड़ा और एक्सेस में ग्रांट चाहिए, ठीक है। जो आप मुझे पैसे दे रहे हो ये कम है, इतने में सरकार नहीं चलेगी, तो सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट कहाँ पे लिखा हुआ है, 115 में लिखा हुआ है, ठीक है। 116 में क्या लिखा हुआ है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशनल ग्रांट, ये कहाँ पे लिखा हो, 116 में, ठीक है। देखो वोट ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वोट ऑन क्रेडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल ग्रांट गिवन टू एग्जीक्यूटिव फॉर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आर्टिकल 116 में लिखा हुआ है क्या, हुज डिटेल कैन नॉट बी शेयर्ड ऑर्डिनरी इन ब्रिज, ठीक है। ये बजट में शो नहीं हो सकती जो ऑर्डिनरी, ठीक है। बस एक उनको ब्लैंक चेक चाहिए, ठीक है, ब्लैंक चेक चाहिए किसको, एग्जीक्यूटिव लोकसभा को, ठीक है। कुछ अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी मैंने बताई थी सैलरी वगैरह, ठीक है, उनके रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 116। अगला जो आर्टिकल इसमें जो 116 वोट ऑन क्रेडिट को आप समझ गए ना, अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए जो होती है वोट ऑन क्रेडिट बोलते हैं उसको हम, ठीक है। अगली जो है 116 नंबर आर्टिकल के अंदर वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट किसके लिए होता है, इट इज़ अ फॉर्मेलिटी डन बाय रूलिंग गवर्नमेंट बाय टेकिंग परमिशन टू लोकसभा टू स्पेंड सम फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। ये एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है रूलिंग गवर्नमेंट की, बाय टेकिंग परमिशन ऑफ लोकसभा टू स्पेंड सम फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। ये होता है वोट ऑन अकाउंट। एक होता है एक्सपेंशनल ग्रांट। एक्सपेंशनल ग्रांट क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंस दैट आर नॉट कवर्ड अंडर रेगुलर बजट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनल ग्रांट बोलते हैं, समझिए। ये सारी ग्रांट्स कहाँ पे दी हुई हैं, वोट ऑन अकाउंट, वोट फॉर क्रेडिट और एक्सपेंशन ग्रांट 116 नंबर आर्टिकल के अंदर, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो हमारे फंड है ना, जो हमारे फंड है ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इंडिया में 3 तरह के होते हैं, पब्लिक पर्स बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के पर्स होते हैं, ठीक है। बैंक तिजोरी होती है ना, अब 3 तरह की तिजोरी होती है इंडिया में। एक तो होती है हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक होता है कंटेजेनियस फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इनके आर्टिकल, जो कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल है ये 266। तो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पैसे कहाँ से, टैक्स और रेवेन्यू से। एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका भी आर्टिकल 266 है। तो इसमें पैसे कहाँ से, रेमिटेंसेस। कैसे रेमिटेंसेस, पब्लिक फंड डिपॉजिट, जुडिशरी डिपॉजिट। जो भी टैक्स, जो भी प्लेंटिस लगा रहे हैं, जो भी अपना प्लेंटिस लगा रहे हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, फाइन वगैरह लगा रहे हैं, वो किसके अंदर आता है, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। जो भी टैक्स वगैरह भर रहे हैं वो किसके अंदर आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी हम जितना भी टैक्स वगैरह भर रहे हैं, ठीक है, जितना भी हम रेवेन्यू दे रहे हैं, जितना भी सरकार रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो किसके अंदर आएगा, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएगा, ठीक है। और इसको हम आगे भी देखेंगे एक बारी, पर इधर भी देख लो, हम आगे भी एक बार इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जो भी टैक्स वाला पैसा आ रहा है, जो भी रेवेन्यू सरकार पैसे कमा रही है, ठीक है। जैसे सरकार कैसे डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उस सरकार सामान बेच देते हैं। जैसे उसने क्या बेच दिया अभी, एयर इंडिया बेच दी थी, तो एयर इंडिया पैसे बेच के उसके पैसे कहाँ पे आएंगे, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएंगे, इसको बोले रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स के पैसे भी कहाँ पे आएंगे, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएंगे। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर कैसे पैसे आएंगे, जुडिशरी डिपॉजिट। जुडिशरी डिपॉजिट मतलब जो फाइन के पैसे हैं वो कहाँ पे आएंगे, फाइन के पैसे कहाँ पे आएंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे, ठीक है। और रेमिटेंसेज, पब्लिक फंड डिपॉजिट, ठीक है, ये किसके अंदर आएंगे, पब्लिक फंड अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे। रेमिटेंसेज जैसे हमने पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या खोल लिया, अपना अकाउंट खोल लिया, पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या खोल लिया, अपना एक
वो तो पर कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ही आएगा। बस आप यही समझ लें, लाइसेंस वगैरह, जो लाइसेंस कह रहा हूँ, जो भी फाइन्स वगैरह वो किसके अंदर आएंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे। एक होता है कॉन्टेंजेनियस फंड ऑफ इंडिया, ये होता है एमरजेंसी फंड होता है, ठीक है, इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट बट रन बाय प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी। कॉन्टेंजेंसी फंड बेसिकली होता है, कंटेंजेंसी फंड वो होता है, इसमें एमरजेंसी के लिए पैसे रखे होते हैं। कंटेंजेंसी फंड में किसके लिए पैसे रखे होते हैं, एमरजेंसी के लिए पैसे रखे होते हैं, ठीक है। इसमें से पैसे किसके हाथ में होता है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है इसमें पैसे, प्रेसिडेंट और फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथ में होता है ये कंटेंजेंसी फंड, ठीक है। अब ये कंटेंजेंसी फंड में कौन से पैसे होते हैं, जो जो एमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकें। एमरजेंसी जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, पूरे इंडिया में फ्लड आ गया, या वॉर हो गई, ठीक है, वॉर हो गई या फ्लड आ गया, या ऐसे कोई भी क्लाइमेटी आ गई, तो उसमें उसको ठीक करने कहाँ से पैसे निकालते हैं, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालते हैं, ठीक है। ये कभी भी खाली नहीं होता है, जब ये खाली होता है तो इस पर दोबारा उतने पैसे डाल देते हैं, ठीक है, जितने इसमें से पैसे निकाले उतने पैसे इसको भी दोबारा डाल देते हैं, समझ गए। ये होता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे पर्सेस होते हैं, पब्लिक पर्सेस, डिफरेंट 3 तरह के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 बस ये लास्ट आर्टिकल है हमारे, इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 117 के स्पेशल प्रोविजन ऑन फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल के बारे में 117 नंबर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल मनी बिल आर नॉट फाइनेंशियल बिल, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल नहीं होते, बट वाइस वर्सा आर नॉट ट्रू। जो सारे मनी बिल हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, सॉरी, सारे मनी बिल क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, ठीक है। सारे मनी बिल किसके अंदर आते हैं, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल के अंदर आते हैं, बट सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल के अंदर नहीं आते, ठीक है, समझ गए। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट सेम एज ऑर्डिनरी बिल, किसी भी फाइनेंशियल बिल को लाने के लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। ऐसे किसी भी ऑर्डिनरी बिल को लाने के लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, समझिए। फाइनेंशियल बिल क्या, फाइनेंशियल बिल के बारे में क्या लिखा हुआ है, 117 नंबर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, बस आपको यही पूछे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, ये भी आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 किसके बारे में बताता है, रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताता है आर्टिकल 118, ठीक है। और आर्टिकल 119 किसके बारे में बताता है, रेगुलेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर इन फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है। भी लॉ को कैसे हमने क्या करना है, सुधार के रखना है किसमें, फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर, वो कहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल 119 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 190 के अंदर क्या है, रेगुलेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर्स इन फाइनेंशियल बिजनेस, वो कहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल 119 में। आर्टिकल 120 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज़, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर लिया पार्लियामेंट के, तो इसमें लिखा हुआ इंग्लिश और हिंदी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट इंग्लिश और हिंदी यूज़ कर सकते हैं किसमें, लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश शैल बी रिमूव्ड आफ्टर 15 ईयर, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उसमें ये लिखा था भाई इंग्लिश को रिमूव कर देंगे 15 साल के बाद, हिंदी में ही होंगे पार्लियामेंट के सारे काम, पर अभी तक वो भी कंटिन्यू है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में परमिट मदर टंग भी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, ठीक है, वो मदर टंग को क्या कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपको देखा होगा वो मदर टंग में ही बोलते हैं काफ़ी लोग, और कान में हेडफोन लगा के उनको सुनते हैं, उसमें ट्रांसलेटर लगे होते हैं। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी भाषा लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी ही यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और ये हमने ये बाद में ये देखा था, 15 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंग्लिश को कर देना, ख़त्म कर देना, सिर्फ हिंदी भी का यूज़ कर लेंगे पार्लियामेंट के अंदर, पर अभी भी वो यूज़ हो रही है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 121 और 122। आर्टिकल 122 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या है आर्टिकल 121 के अंदर, 122 के अंदर भी यही सेम ही है, 121 122 के अंदर रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, ठीक है। नो डिसीजन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीजिंग ऑफ पार्लियामेंट। अगर जैसे प्रोसीजिंग हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग हो रही है, कोई भी बातें हो रही हैं ऊपर नीचे, तो कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। किसके अंदर लिखा हुआ, आर्टिकल 120 और 122 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे थोड़े बस ऊपर ऊपर से देख लें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सबको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जैसे ये वाले सारे आर्टिकल थे, ठीक है। जो मैंने डीप में बताया उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब जो लास्ट आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123, ये बताता है ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, ऑर्डिनेंस की पावर होती है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस।
ठीक है, ऑर्डनेस क्या होता है, कैन ऑर्डनेस बी प्रोपगेट ओनली। देखो ऑर्डनेस क्या होता है, जैसे दो दो सेशन के बीच में क्या होगी, रिसेस होगी। रिसेस का मतलब क्या होता है, जैसे रिसेस का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेशन है, ठीक है, ए सेशन है, अब उस सेशन को क्या करती है, ब्रेक दे दी। ब्रेक दे दी मतलब उसको खारिज कर दिया कुछ दिनों के लिए, और अगला सेशन होगा 3 महीने के बाद। अगला सेशन कब होगा, 3 महीने के बाद होगा अगला सेशन, मतलब 1 महीने के बाद। चलो 1 महीने के बाद अगला सेशन होगा, ठीक है। पहला सेशन क्या था, कभी भी था, उसके 1 महीने बाद अगला सेशन होगा, ठीक है। तो बीच में इसको क्या बोलेंगे, रिसेस बोलेंगे। तो इस रिसेस के दौरान, इस रिसेस के दौरान एक जो लॉ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पास करना ही पड़ेगा। तो इस यहाँ पे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो क्या पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह का लॉ होता है, एक तरह का लॉ होता है जो प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट में पास नहीं होता। ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ होता है जो पार्लियामेंट में पास नहीं होता। इसको सीधा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। इसको सीधा प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट कह सकते हैं भी आज से ये लॉ है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस समझ गए, जो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस, ठीक है। और मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है ऑर्डिनेंस की, जैसे क्या बना दिया प्रेसिडेंट ने, एक लॉ बना दिया और उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो मैक्सिमम लाइफ होती है 6 महीने, 6 महीने होती है, और एंड 6 वीक। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन कितने, 6 मंथ, और व्हेन नो एक्शन इज टेकन तो 6 वीक, ठीक है। जैसे अभी अभी क्या कर दिया प्रेसिडेंट, लास्ट डे था, ठीक है, बजट क्या था, सेशन का लास्ट डेट था। लास्ट डे के दिन क्या कर दिया प्रेसिडेंट ने, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो जब तक अगला सेशन नहीं बैठेगा, अगला सेशन कब बैठता है, मैक्सिमम 6 महीने के बाद बैठेगा ना, 6 महीने के बाद। तो ये 6 महीने के बाद जो सेशन बैठेगा ना, उसमें ये ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने पास किया, इसको पार्लियामेंट को प्रूव करके बिल बनाना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने इसको बिल प्रूव करके बिल नहीं बनाया तो जो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम गैप कितना होता है, मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है ऑर्डिनेंस की, 6 महीने, 6 महीने होती है, ठीक है। 6 महीने कब होते हैं, जब सेशन के एंड में बिल इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई भी क्या नहीं ले रहा, जैसे सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर भी कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया किसी प्रेसिडेंट ने, तो अगर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो 6 वीक के अंदर अंदर जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 वीक के अंदर जो जो लॉ बनाया है ना प्रेसिडेंट ने, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है। ये होता है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस की पावर किस में दी हुई है, बस ये आपको याद करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये 6 महीने और 6 हफ्ते याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस की पावर, ऑर्डिनेंस 123 है, ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। 6 महीने के अंदर अंदर किसको पास करना होता है, सेशन को पास करना होता है, और 6 वीक, ठीक है, समझ गए। और 123 नंबर ऐसे किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ऐसे ही 213 नंबर कब होता है, गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है ना, ऐसे स्टेट के पास क्या होता है, गवर्नर होता है। तो स्टेट के पास कौन सा आर्टिकल, स्टेट के पास भी क्या होती है, ऑर्डिनेंस पावर होती है। कौन से आर्टिकल के थ्रू, 213 नंबर आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। लॉ मेकिंग पावर बोलते हैं इसको, लॉ बनाते हैं कौन, प्रेसिडेंट या गवर्नर, समझिए जी, ठीक है। समझ गए ऑर्डिनेंस का क्या होता है, ठीक है। चलो यही था हमारा आज का चैप्टर। आज हमने पार्लियामेंट पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पार्लियामेंट हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, तो इसी के साथ ही हमारा पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम करेंगे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे धीरे धीरे फाइनेंशियल एमरजेंसीज के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे हम करके अपना पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको जो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो लेक्चर अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करना मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इस सारे चैप्टर के हैंड नोट्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।